चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनका परिचय मैं करवा देती हूं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज इस पैनल में मौजूद है। निरंजन पोद्दार जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और ये निरंजन पोद्दार जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। निरंजन जी, आज के मंत्रिमंडल विस्तार को आप कैसे देख रहे हैं? किन किन समीकरणों को साधा गया? आप मानते हैं कि जातिगत समीकरणों के आधार पर 2024 के आधार पर यह मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से जैसे मैं 2-3 दिन से लगातार बोलता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। और पहला मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको पता ही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी 115 सीटें जीत करके राजस्थान के अंदर इन्होंने सरकार बनाई है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए मुख्यमंत्री मिला करके वहां पे 30 लोगों का कैबिनेट हो सकता है। लेकिन इन्होंने अभी तक आप ये मान के चलिए कि 25 लोगों को ही इसके अंदर नामित किया है, जिसके अंदर एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री और 12 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री। तो अभी इनके पास 5 मंत्रियों की और गुंजाइश है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी जो वर्क कल्चर है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इनका जंबो कैबिनेट होना ही चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी एक बार मेरे हिसाब से जोड़ बाकी गुणा भाग इनका इसी हिसाब से हुआ होगा कि एक बार ये किया जाए, दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार की गुंजाइश रखी जाए। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि इस बार जो इन्होंने इतना समय और इतना विलंब करने के बावजूद भी जिस तरीके से पूरे के पूरे प्रदेश को इसमें समावेश करना चाहिए था, मुझे इसके अंदर थोड़ा सा निराशा हुई कि जिस तरीके से शेखावाटी अंचल जो है, जिसके अंदर 3 जिले आते हैं, वहां से आप ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से थोड़ा सा कमजोर रही है। लेकिन इस बार भी इस मंत्रिमंडल में भी उसका विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से सीकर, चूरू और झुंझुनू 3 जिले आते हैं, तो 3 जिलों से मिलाकर के आप ये मान के चलिए इन्होंने केवल एक मंत्री, इन्होंने खर्रा जी को अभी राज्य मंत्री बनाया है। तो मेरा ये मानना है कि एक नवलगढ़ की सीट से जो चुनाव जीत करके आए इस बार विक्रम सिंह जाखड़, उनको भी मेरे हिसाब से इनको कैबिनेट में जगह देनी चाहिए थी। और वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से नवलगढ़ सीट राजस्थान के इतिहास के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जीत करके दी है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को जीत नहीं पाई थी। मैं स्वतंत्र भारत के इतिहास की बात कर रहा हूँ। और नवलगढ़ सीट से आप ये मान के चलिए लगभग 12 सीटें और उसके जो सीमावर्ती सीटें हैं वो प्रभावित होती हैं। चाहे उसके अंदर आप चूरू की ले लीजिए, उदयपुरवाटी की ले लीजिए, झुंझुनू की ले लीजिए, इधर सीकर की ले लीजिए, इधर लक्ष्मणगढ़ की ले लीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये, मुझे थोड़ी सी निराशा इस बात को लेकर की हुई कि जिस तरीके से उत्तरी राजस्थान से थोड़ा सा इस बार प्रतिनिधित्व मुझे कम लग रहा है। केवल एक अलवर से इन्होंने मंत्री दिया है और साथ में एक इन्होंने श्रीमाधोपुर से जो खर्रा जी है उनको मंत्री दिया है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चीज पे विचार करना चाहिए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी को आप ये मान के चलिए 25 की 25 लोकसभा सीट राजस्थान जीत करके इनको लगातार 2 टर्म से इनको जीत करके दे रहे हैं। तो अब इनको थोड़ा सा प्रतिनिधित्व के ऊपर इस तरीके से विचार करना चाहिए और जो कमियां रहेगी उनको आगे सुधार की प्रक्रिया में लाना चाहिए। मेरा ये निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि अब निरंजन जी, आप ही का रुख एक बार दोबारा से करना चाहूंगी। तो सवाल ये है कि ये इस मंत्रिमंडल के विस्तार की जो देरी की एक वजह ये भी मानी जाए कि जो हारे हुए दिग्गज हैं, जिनकी सिफारिश पर बीजेपी ने उनको टिकट दिया और वो चुनाव जीत भी गए, और वो हारे हुए दिग्गज लगातार कहते रहे कि उन्हें भी मंत्री परिषद में जगह देनी चाहिए, क्या इस वजह से भी देरी हुई है? देखिए, निश्चित रूप से कीर्ति जी, पार्टी के अंदर हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा कहीं ना कहीं मुझे पारितोषिक मिले। और जिस तरीके से आप बात कर रहे हो हारे हुए कद्दावर नेता की, या आप राजेंद्र सिंह राठौड़ जी की जो बात कर रहे हो, तो निश्चित रूप से इनका एक बार चर्चाओं में भी थी, मीडिया के अंदर भी था कि इनको हारने के बावजूद इनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इस बार आप ये समझ लीजिए प्रदेश के अंदर जो पोजीशन है, उसके अंदर कहीं मुझे ऐसी गुंजाइश नजर आई नहीं। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इन्होंने अभी सुरेंद्र पाल टीटी जी को इन्होंने
पूर्व में ही इन्होंने मंत्री बना दिया। अभी उनका चुनाव 5 तारीख को होना बाकी है, यानी कि 5 जनवरी को चुनाव होगा, लेकिन उनको पहले ही उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी। तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से वो सिख समाज से आते हैं तो उनका भी एक प्रतिनिधित्व हो। लेकिन यहाँ पे मैं कीर्ति जी आपको उसी बात को थोड़ा सा दुरुस्त करना चाह रहा हूँ कि जो अभी चर्चा हो रही थी, कांग्रेस के जो चतुर्वेदी जी थोड़ा सा मेरे हिसाब से उस चीज को मिसकोट कर रहे थे। मैं जिस सीट की बात कर रहा था, नवलगढ़ सीट, वो झुंझुनू लोकसभा सीट के अंदर आती है, झुंझुनू जिले के अंदर आती है, जहां 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटें जीत पाई है, जबकि पिछली बार 2018 के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू जिले के अंदर केवल 1 सीट जीत पाई थी। यानी कि एक की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे हिसाब से जिस तरीके से चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये 3 जिले यानी कि जिसको शेखावाटी अंचल बोला जाता है, वहां आप ये समझ लीजिए पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के पास 20 में से केवल और केवल 4 सीटें थी, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को 20 में से 6 सीटें हैं। तो यहाँ का भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व बढ़ा करके और अपने आप को यहाँ मजबूत ठीक है, बहुत जल्दी से, ताकि मैं चाहती हूँ हमारा एक भी सवाल न छूट जाए। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।